Hello and welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative currently with the Dimension Factory. As you know कि The Dimension Factory में हम मेंस के लिए कैसे डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं वो सीखते हैं। बहुत सारे अप्रोचेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से जो मेन अप्रोच है वो मेंस का सिलेबस या मेंस के सिलेबस में जो कीवर्ड्स है उसी को यूज़ करते हुए हम आंसर्स अपने बनाते हैं। उसके अलावा वी हैव वन मोर अप्रोच जिसको कॉमन सेंस अप्रोच बोलते हैं। वो भी मैं आपको आज डिस्कस करके दिखाऊंगा कि आपके पास अगर लिमिटेड नॉलेज भी है तो कैसे हम आंसर्स अपने लिख सकते हैं, अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं और बहुत सारे डायमेंशन एक पार्टिकुलर टॉपिक पे हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो मुझे ये इन्फॉर्म करना था कि हमने एक स्पेशल सेक्शन बनाया है एंड एंड जो होगा आपके पीडीएफ में, और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं डायमेंशन क्रिएट करता हूँ। एंड जो 26, 27 या 28 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है कि डेली जो आप आंसर्स नहीं लिख पाते हो, एक होती है ना, हमारे अंदर एक इनर्शिया होती है, तो आपको बस यहाँ ब्रेनस्टॉर्म करना है, वीडियो पॉज करना है और अपने हिसाब से डायमेंशन क्रिएट करने हैं। फिर देखना है कि मैं कैसे डायमेंशन क्रिएट करता हूँ। 5 से 7 मिनट में सब कुछ मतलब कि सारा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा और ये डेली प्रैक्टिस आपको करना है। वही मैं इस करेंटली में द डायमेंशन फैक्ट्री में करवाता हूँ। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज, आज का कोट है, क्या है कोट? एक सुंदर सा कोट है महात्मा गांधी का, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है। आपको क्या करना है कोट वाले सेक्शन में, एज यू नो, कोट को समझते हुए यू हैव टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो कल वाला जो मैंने कोट दिया था, ठीक है, कल वाला कोट था नॉट ऑल वंडरर आर लॉस्ट। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड सिंपल है, नॉट ऑल, वंडरर एंड लॉस्ट। ये 3 कीवर्ड्स हैं। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट सेक्शन में भी दिया है आंसर, तो उन सब ने सही से आइडेंटिफाई किया है, उसके साथ साथ उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, तो बहुत अच्छे एंड एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिए। तो उसी तरीके से आज का जो कोट है आपके लिए, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इस चीज़ को ना, कोट वाले को मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे ये हम यूज़ करेंगे। अभी तो बस आप इतना समझो कि आपको कोट समझना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं, and अगर आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल आप सोच पा रहे हो अपने मतलब एक्सपीरियंस से या अपने जो पढ़ रखा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो डेली करेंट अफेयर्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम द डायमेंशन फैक्ट्री में डायमेंशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है आज का द हिंदू का, गवर्नमेंट ट्विक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान टू सॉफ्टन ब्लो ऑफ यूएस टेरिफ्स। हिंदू पेज नंबर 1। इकोनॉमिक्स का है या इंटरनेशनल रिलेशन से भी, ट्रेड पॉलिसी से भी देख सकते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं, 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसमें एमएसएमईज एंड जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स लाई थी, तो उसको फेवरेबल बना रही है। जो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं जैसे सेक्टर्स जिन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको इसी तरीके से हम एकोमोडेट कर रहे हैं कि उन स्कीम्स को यूज़ करते हुए कैसे टैरिफ्स के वजह से जो इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं उसको हम रिजॉल्व कर पाए या मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, यही है ये आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कट्स थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट्स टाइटल। अब फॉरेस्ट राइट क्या होता है? टाइटल्स, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 उसको पढ़ेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। एंड क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के या गवर्नेंस एस्पेक्ट से भी हम मेंस में इसको देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन तो बनते रहे हैं, खास करके प्रीलिम्स में भी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज, हाँ, और ये द हिंदू पेज नंबर 1 में। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ वॉर गेम चेंजर इन अ बैटल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। तो जो यूएवीज हैं या यूसीएवीज हैं, आपको मैं बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, तो उसको लेकर जो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है अभी मॉडर्न वॉरफेयर में, तो उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है एंड हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में जहाँ पे हमारा डोमिनेंस बढ़े। तो इसी चीज़ को एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है द हिंदू के पेज नंबर 8 पर। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स।
जो कि पीपीपी मॉडल पे सेटअप किया गया है। मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स तो हमने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन पीपीपी मॉडल पे इसको बना रहे हैं। सो ये इसको खास बनाता है, और देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ कीवर्ड से हम समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इन स्पेस एंड एंट्रिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इट्स अबाउट जो सहेल रीजन में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है बुर्किना फासो। वहाँ पे कॉटन फार्मर्स जो हैं उनके साथ इशू ये है कि उनको ये फार्मिंग छोड़नी पड़ रही है, रीज़न बिंग की इनसिक्योरिटी। जो इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सहेल रीजन में एक्टिव है उनकी वजह से, ठीक है। तो इसमें हम ये एस्पेक्ट तो देखेंगे ही मैप पे, कहाँ बुर्किना फासो है, सहेल रीजन एंड ऑल। इसके साथ साथ हम कॉटन को भी समझेंगे कि कॉटन एज अ क्रॉप यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि फेवरेबल कंडीशन क्या होता है कॉटन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, एग्रो क्लाइमेटिक कैसा रीजन होना चाहिए, ठीक है। द हिंदू पेज नंबर 15। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है इकोनॉमिक्स का। प्रीलिम्स में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखो, आपको अगर याद है तो 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि यूएसए जो है ना, इंडिया को एप्पल क्या बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करता, मतलब इंडिया इंपोर्ट नहीं करती है एप्पल। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया इंडिया के ऊपर ट्रेड टैरिफ, जो भी 50% के आसपास पहुंचने वाला, मतलब पहुंच गया है ऑब्वियसली। तो क्या वो उससे हम जो एक्सपोर्ट गुड्स में करते आ रहे हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट गुड्स हैं जो मतलब कि न्यूज़ में है इसकी वजह से। तो इस पे इतना डिस्कशन हो चुका है। तो हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न में देखा कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनाया है, मे भी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस जो अभी हिट हुआ है टैरिफ्स के वजह से, तो उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड करा है। ये मेन यही रीज़न है, ठीक है। दूसरा है, दो स्कीम्स की बात की है, उसको भी हम देखेंगे। सो मेंस में आप ट्रेड पॉलिसी, एमएसएमई सपोर्ट के लिए भी जो स्कीम मैंने अभी बात की उसको हम देख सकते हैं। और प्रोटेक्शनरिज्म को जो प्रोटेक्शनिज्म जो मतलब कि यूएसए का अप्रोच है नया, या अभी वर्ल्ड में ऐसा दिख रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए इंडिया का वन ऑफ द सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो लेट अस सी। कंटेक्स्ट यही है, आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं इंडिया के गुड्स पे, जो इंडिया से वो इंपोर्ट करते हैं। अब देखो सिंपल इस आर्टिकल में कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, गुड्स है, जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंडिया। तो देखो अपैरल, ध्यान रखना, टेक्सटाइल्स, श्रिम्प, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लाइंसेस, ये हम जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस पे ध्यान देना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस देखना ही क्या है। अब डेटा आपको नहीं याद रहेगा इतना, इसीलिए मैंने डाला नहीं, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा, बस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। श्रिम्प है, ओके। हाँ, तो इसी को देखते हुए ना गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे हम मिनिमाइज करें इस टैरिफ के वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, लॉसेस जो हो रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम मिशन है, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं सो दैट इन जो ये इफेक्टेड लोग हैं उन पे जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो, ठीक है। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है क्या, इसको यूनियन बजट 2025-2026 मतलब इस फिजिकल ईयर में ही इसको अनाउंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। इसका पर्पस क्या है कि ईजियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट, ओके। ईजियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट तो समझ गए होंगे। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट का क्या मतलब है कि जब हम हमारे जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो पेमेंट आती है उसमें क्या होता है, कभी कभी लेट हो जाता है। मतलब हम जो जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे पेमेंट जो होता है, हमने जो अपना सामान बेचा है, तो आने में जब लेट होता है तो वहाँ पे अगेन सरकार की सपोर्ट चाहिए, मतलब वेरियस रीजन की वजह से, तो यही सपोर्ट करेगी। इसी को बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट, ठीक है। इस स्कीम के अंदर यहाँ सपोर्ट मिलेगी जो डिले होता है पेमेंट में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इस स्कीम के अंदर है कि क्रेडिट गारंटीज फॉर एमएसएमईज,
थर्ड पॉइंट इज असिस्टेंस फॉर MSMEs टू हैंडल नॉन टैरिफ बैरियर्स इन फॉरेन मार्केट। ठीक है, ये भी है इम्पॉर्टेंट। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है, तो तीन मिनिस्ट्री है, लेकिन लीड जो ले रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MSME की मिनिस्ट्री होगी ही, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री है। टोटल बजट जो इस स्कीम के लिए, मिशन के लिए है, वो 2250 करोड़ फॉर दिस ईयर, दिस फिजिकल। ठीक है, सो इस मिशन को इस तरह से हम बना रहे हैं, मतलब जिससे कि जो इन लोगों पे ज़्यादा भार है इस टैरिफ वॉर की वजह से, जिन्हें ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़े, उसके लिए ट्विक कर रहे हैं। ठीक है, यही है पूरा आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में एक और चीज़ है कि 2024-2025 का जो बजट था, उसमें एक और अनाउंसमेंट की गई थी कि 100 करोड़ तक हम जो है प्रोवाइड कराएंगे MSMEs को लोन्स। ठीक है, क्रेडिट गारंटी। तो उसके लिए इस साल के जैन लास्ट में गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम था म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू स्ट्रेंथन MSME। मतलब इस स्कीम के अंदर हम अप टू 100 करोड़ रुपीस क्रेडिट गारंटी देंगे। तो इसी दो स्कीम्स को यूज़ करके गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो टैरिफ लगा है उसके असर को मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, यही है पूरा ये आर्टिकल। इसमें आपको बस ये फोकस करना है कि क्या कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं टू USA, जहाँ पे हम लीड ले रहे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कट्स थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट टाइटल्स। सो प्रीलिम्स में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 देखना है आपको, एंड मीन्स के लिए ये ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड है, मतलब वल्नरेबल सेक्शन आ गया ना ये, जो हमारे सोसाइटी में सोशल जस्टिस में इम्पॉर्टेंट है। गवर्नेंस से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। NGS 3 तो एनवायरनमेंट आपको मेंस में पता ही है, उसका पार्ट है। सो मुझे एक कंटेक्स्ट देना है कि द हिंदू न्यूज़पेपर ने RTI के थ्रू ये पता किया है कि लास्ट 17 मंथ्स में जो छत्तीसगढ़ है, उसके 3 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट राइट टाइटल्स दिए गए हैं, उसमें मतलब कि thousands of forest right titles have reportedly disappeared from the Chhattisgarh official record in last three at least 3 districts, sparking concern among the tribal right researchers and activists। ठीक है, सो ये हुआ है कि जो उनको टाइटल्स दे दिया गया था अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो जो है डिसअपियर हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मैं पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट ही डिस्कस कर देता हूँ, तब इजी होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ये 2005 में पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट टू करेक्ट द हिस्टोरिक इनजस्टिस टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। मतलब उनको जो लैंड टाइटल नहीं मिलता था वो दिया गया। इसमें 2 तरह के राइट्स हैं, एक तो इंडिविजुअल राइट्स हैं, दूसरा कम्युनिटी राइट्स है। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, देखिए 2 कीवर्ड हैं। देखिए क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते या वहाँ रहते जो हैं, उसमें कुछ लोग, मैक्सिमम लोग STs हैं, मतलब उस कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं। बट जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ST नहीं भी हैं, तो उनको भी ये राइट दिया गया इस पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। तो यही उन्हीं का मतलब है कि उन्हीं के लिए अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है टर्म यूज़ किया गया है। ठीक है, सो ये इसका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, जिससे की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब सालों से ये ऐसा था कि हिस्टोरिकल उनका होते हुए भी उन्हें अधिकार नहीं था, तो उनको फॉरेस्ट ऑफिशियली टाइटल दिया जाएगा फॉरेस्ट के अंदर। अब मिनिस्ट्री नोडल ऑब्वियसली ट्राइबल होगी। ठीक है, अब इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्या होता है, IFR। तो राइट्स टू ऑक्यूपाई एंड कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड अप टू 4 हेक्टेयर्स, मतलब आपको 4 हेक्टेयर तक का जमीन दिया जाएगा, जिसको आपको ऑक्यूपाई करना, कल्टिवेट करना है, एंड रिसाइड देयर एंड कलेक्ट यूज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये भी आप लोग जानते ही होंगे, गिवन टू STs और जो OTFDs हैं। बट ये कब दिया जाएगा, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपकी 3 जनरेशन, लास्ट 3 जनरेशन वहाँ रह रही है, एंड या तो लास्ट 3 जनरेशन वहाँ रह रही है उस ज़मीन पे, या 75 ईयर्स जो है उस
इस टाइमलाइन से बिफोर 13 दिसंबर 2025, 75 ईयर्स से आपकी डिफरेंट जनरेशन, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो या 2 भी हो, तो वो वहाँ रह रही है। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया पे आपको ये अधिकार मिलेगा अप टू 4 हेक्टेयर्स लैंड। दूसरा राइट जो है इस एक्ट के अंदर जो दिया गया है वो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, तो राइट्स ऑफ ग्राम सभा कम्युनिटी ओवर ग्रेजिंग एरियाज। अब यहाँ पे ग्राम सभा एंड कम्युनिटी को दिया जा रहा है ये राइट, जहाँ लोग रह रहे हैं ना, पूरे गांव के लिए या पूरे कम्युनिटी के लिए दिया जा रहा है। वाटर बॉडीज, बायोडाइवर्सिटी, नॉन टिवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सारी चीज़ों में। ऑल्सो द राइट टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट राइट्स फॉर सस्टेनेबल यूज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल कलेक्टिव यूज एंड, मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि कलेक्टिव यूज हम आप कर पाए, पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा मिले। ठीक है, अब देखो रोल क्या होता है पूरे ग्राम सभा का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्राम सभा का। तो क्या करती है, रिसीव करती है एंड वेरीफाई क्लेम करती है फॉर आईएफ। कोई इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट की बात करता है कि मैं लास्ट 3 जनरेशन जो हमारी है इस ज़मीन पे रह रही है, एंड या 75 मिनिमम 75 ईयर से इस ज़मीन पे रह रहे हैं, तो हमें किसी को अगर राइट चाहिए तो सबसे पहले वो ग्राम सभा के पास जाएगा, क्लेम करेगा, एंड ग्राम सभा क्या करेगी, रिसीव करेगी एंड वेरीफाई करेगी। ठीक है, फिर एविडेंस कलेक्ट करेगी, चाहे ऑरल हो, डॉक्यूमेंट, पूछेंगे कि सच में ये आप 75 ईयर से ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, लोगों से पूछेंगे, पता करेंगे। ठीक है, ये ग्राम सभा को पावर दी गई है। एंड पास रेजोल्यूशन ऑन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड क्लेम्स, एंड देन उसके बाद ग्राम सभा क्या करेगी, इसको फॉरवर्ड कर देगी जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसके पास फॉर अप्रूवल, एंड इस तरह से उनको अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अच्छे से समझ लिया। अब इसके की इम्प्लीमेंटेशन में इशू क्या आ रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस दिखता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग ओल्ड एविडेंस होगा ही ऑब्वियसली, पुअर रिकॉग्निशन ऑफ CFIRs कंपेयर टू IFRs। ठीक है, मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा रिकॉग्नाइज करना एज़ कम्पेयर टू IFRs जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स हैं। एंड लो अवेयरनेस है इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं, मतलब जो ऐसे लोग हैं फॉरेस्ट में रहने वाले उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। डिजिटल जो है हर्डल्स है या प्रोसीजर जो हर्डल्स होते हैं, एंड रेसिस्टेंस टू ग्राम सभा अथॉरिटी, ये भी रीज़न होता है। तो ये सारे की इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं इस आर्टिकल पे। तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स दी गई हैं वो बस्तर में इतना रिड्यूस हो गया है 2 साल, मतलब 1 साल के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड जो 50% रिडक्शन है कम्युनिटी की, वो कहाँ पे, राजनदा गांव में 50% कम्युनिटी फॉरेस्ट जो राइट्स टाइटल्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। आप आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ आएगा। सिमिलरली बीजापुर में, मतलब इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा दिख रहा है पैटर्न, RTI के थ्रू जो पता लगा है। ठीक है, तो अब ना इस चीज़ को क्रिटिसाइज करें जो एक्टिविस्ट हैं, तो ऑफिशियल्स एट्रीब्यूट इट टू करेक्शन एंड इफ अर्लियर रिपोर्टिंग एरर्स, बट एक्सपर्ट्स आर्ग्यू देयर इज नो लीगल प्रोविजन टू विड्रॉ। ये भी कह रहे हैं कि कोई लीगल प्रोविजन नहीं कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पे ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, तो ऑफिशियल्स का कहना है कि अर्लियर फिगर्स वर इन्फ्लेटेड ड्यू टू द मिसकम्युनिकेशन की वजह से, पहले ना जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया लोगों को ये राइट या टाइटल, तो उसको करेक्ट किया जा रहा है, ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं। जो इसमें घटा है ना, इस बेसिस इस पर ऑफिशियल्स का ये रिप्लाई। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म हो रही है, होगी ऑब्वियसली, एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो अगर सेंट्रल डेटा के हिसाब से जाए तो 45%, मतलब मई 2025 तक 43% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वर FRA टाइटल्स हैव बीन ग्रांटेड, मतलब छत्तीसगढ़ में 43% ग्रांट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, आई थिंक थर्ड है अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखा जाए तो। भारत में तीसरा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में ही है एरिया वाइज, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। ठीक है, सो ये आर्टिकल है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें जो इशूज आ रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में उसको हम इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है एडिटोरियल वाला। अब इस आर्टिकल का भी मैं कंटेक्स्ट देता हूँ कि अगर आप देखो कि जो 2020 के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे कि आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच चल रहा है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर, या अगर देखो तो यूक्रेन रशिया चल रहा है, या गाज़ा पैलेस्टीन चल रहा है, हमास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें UAVs का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। बस
सर्विलेंस के लिए नहीं, रिकोनिसेंस के लिए नहीं, बट कॉम्बैट के लिए भी। ठीक है, जो आपको दिखा था ऑपरेशन सिंदूर में, हम कॉम्बैट वाले यूएवीज भी यूज कर पा रहे थे, या और जगह भी दिख रहा होगा। सो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवी जिसको बोलते हैं, एंड देन देर इज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। ठीक है, ये दोनों का इंपॉर्टेंस अभी मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बढ़ गया है। अब ऑथर जो हैं या एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है, उनका कहना है कि आर रीसेपिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजीज पार्टिकुलरली इन इंडो पैसिफिक, इट हाईलाइट्स इंडियाज प्रोक्योरमेंट ऑफ MQ-9B, जो कि इंडिया ने यूएसए से एक कॉम्बैट यूएवी है, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, ये वाला MQ-9B यूएसए से 2024 में फाइनलाइज किया था। आई थिंक 31 टोटल थे। सो द थिंग इज कि इंडिया ने भी इस चीज़ में मतलब कि जैसे यूएसए से टेक्नोलॉजी खरीदी, या इंडिया इज़ मच डिपेंडेंट ऑन इजराइल एंड यूरोपियन नेशंस, तो हमें क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो समरी यही है इस आर्टिकल की कि शिफ्ट इन वॉरफेयर पोस्ट सेकेंड जो नैगोर्नो काराबैक कॉन्फ्लिक्ट है 2020, ऑपरेशन सिंदूर, यूएवीज यूसीएवीज हैव बीन मूव्ड फ्रॉम जो रिकॉनिसेंस। ठीक है, इसका रोल होता था, क्या होता है इसका मतलब, सिंपल है कि हम निरीक्षण जो करते हैं, एक इलाके का निरीक्षण करते हैं वॉर से पहले, तो उसको हम ये इसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है अगर किसी को समझना हो तो। एंड इससे हम मूव करके, रिकॉनिसेंस से मूव करके प्रिसीजन स्ट्राइक्स की तरफ, मतलब कॉम्बैटिंग रोल बन गया है अब यूएवीज का, मतलब ऐसा रोल उसका होता जा रहा है। सो बस निरीक्षण सर्विलांस नहीं था, अब इससे ज़्यादा बढ़ गया है। सो मॉडर्न वॉरफेयर में अब इंडिया का क्या स्टेप है, तो इंडिया ने 2024 में जैसा बोला, अभी तो नहीं ऑर्डर किया, 24 की ही बात है, ड्रोन्स फ्रॉम यूएसए टू इनहेंस मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन इंडियाज स्ट्रैटेजिक टाइज। अब ये जो है ना, आपको इसको मेरीटाइम एस्पेक्ट में भी देखना है, खास करके चाइना के एंगल से, कि इंडिया में यू हैव इंडियन ओशन में चाइना जो है डिफरेंट तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ग्रे वॉरफेयर, एक टर्म है ग्रे जोन जो टैक्टिक्स है। अब इसमें क्या करता है कि नॉट ओपनली बट कोवर्टली जो कंट्रीज़ हैं अपने अपोनेंट्स को इस तरह से उनकी वल्नरेबिलिटी पे हिट करते हैं, मतलब डायरेक्ट वॉर में नहीं जाते हैं, बट कोवर्टली ट्राई करते हैं कि मैसेज दे। तो चाइना इंडियन ओशन में लगातार करता आ रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे बेसिस जो हैं इंडियन ओशन में उसने मतलब अक्वायर किया है, मतलब कंट्रीज़ के साथ मिलकर। इसके अलावा अपने वेसल्स भी भेजता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इन यूएवीज को यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ में मुझे यही बताना था। तो करेंट गैप्स क्या है कि इंडिया ऑपरेट्स सम इजरायली ड्रोन्स बट लैक्स द मोस्ट एडवांस्ड यूएवी सिस्टम्स, डिपेंड ऑन द इंपोर्ट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। तो अभी हम क्या करें, या तो इंपोर्ट करें या जॉइंट वेंचर्स के थ्रू ड्रोन्स जो है वो अपने लिए मंगवा रहे हैं या तैयार कर रहे हैं। बट क्या है कि ग्लोबल ड्रोन मार्केट को देखो तो यूएसए लैग बिहाइंड चाइना एंड तुर्किया, मतलब टर्की का नया नाम इस तरह से है, ये भी ध्यान देना, ड्यू टू MTCR रेस्ट्रिक्शंस। अब यूएसए जो है ना लीड नहीं ले पा रहा है यहाँ पे, 8% ही टोटल यूएवी जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना यूएसए कर पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि यूएसए MTCR का पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब ये MTCR क्या है मैं समझा देता हूँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। आई थिंक मिसाइल ट्रेड है या टेक्नोलॉजी, आप देख लेना फुल फॉर्म क्या है। इसका मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है इसमें। क्लॉज ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मिसाइल है ना उसका जो एक्सपोर्ट है उसको हम रोक पाए, या प्रोलिफरेशन मिसाइल्स का रोक पाए। इसके लिए ये MTCR 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, एक नॉन बाइंडिंग है, बट इंडिया इसका मतलब ये दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक्टर हो। ठीक है, तो MTCR में 35 कंट्रीज है, एंड इंडिया आई थिंक 2016 में इसका मेंबर बना। यूएसए भी इसका मेंबर है, रशिया भी इसका मेंबर है, टर्की भी इसका मेंबर है, बट इजराइल नहीं है इसका मेंबर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्लाउज, जैसे मैंने बोला कि मिसाइल एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है, तो करता है इस सेंस में कि आप जो मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो
उसकी वजन जो है उसका वजन 500 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी मिसाइल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम इंडिया जो है ना ब्रह्मोस अभी इंडोनेशिया एंड फिलीपींस इन दोनों को बेचना चाह रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बेच भी चुका है। सो ब्रह्मोस हम कैसे बेच पा रहे हैं, ये भी तो मिसाइल ही है ना। तो इसका रीज़न ये है कि इसका रेंज, वजन तो बहुत ज़्यादा है ब्रह्मोस का, बट इसका रेंज जो है ना 290 किलोमीटर ही है। जो वेरिएंट हम अभी बेच रहे हैं ब्रह्मोस का, उसका रेंज यही है। इसकी वजह से हम इसको बेच पा रहे हैं। अब वी हैव अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल के पास, अग्नि मिसाइल हम नहीं बेच सकते बीइंग अ मेंबर ऑफ MTCR। रीज़न क्या है कि आई थिंक ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इसको फुलफिल नहीं करते हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट सेल अग्नि। ठीक है। तो MTCR में यही रेस्ट्रिक्शंस लगता है जो यूएसओ को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के यूएवी जो मॉडर्न वॉरफेयर में ज़रूरत है और डेवलपमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, तो यूएसए लीड नहीं ले पा रहा है। ठीक है। तो मेरी टाइम दो दो कीवर्ड्स हम समझे, एक तो MTCR समझे और दूसरा ग्रे जोन टैक्टिक्स। क्या है कि कोवर्टली, एक होता है ओवर्ट, ओपनली हम लड़ते हैं, एक होता है छुप छुपा कर, दैट इज कोवर्टली। ठीक है। तो ग्रे जोन टैक्टिक्स वही है। सो जियो पॉलिटिकल मूव्स क्या है, पार्टनरशिप्स विथ इसराइल। हम क्या क्या कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडो पैसिफिक नेशंस कैन हेल्प इंडिया स्ट्रेंथन इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक। इन दो चीज़ों में, यूएवीज में एंड यूसीएवीज में। ठीक है। सो ये पूरा आर्टिकल है। सो लेट अस सी द, आई थिंक दिस इज द फोर्थ आर्टिकल ना। हाँ, फोर्थ आर्टिकल है, करते हैं डिस्कस। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स अंडर PPP मॉडल टू बी सेटअप। सिंपल है, इसको आप साइंस एंड टेक में पढ़ोगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पूछा जाता है, एंड इन स्पेस का क्या रोल है या इन स्पेस का क्या डिफरेंस है एंथरिक्स से, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड Authorization Center in Space announced the selection of Pixel Space India-led consortium to design। ये एक प्राइवेट प्लेयर है पिक्सल स्पेस। इसको मतलब इसने बिडिंग के थ्रू मतलब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है इसको बनाने का इनको दिया गया है, जिसमें कि और भी स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर इंस्टेंस देखो, द बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम इस कंप्राइजेस पियर साइट स्पेस, सैटस्योर एनालिटिक्स इंडिया एंड ध्रुवा स्पेस। ठीक है। तो ये सब मिल, इस कंसोर्टियम में ये सब मिलके डेवलप करेंगे। अब इन स्पेस का इसमें क्या रोल है ये भी देखेंगे, एंथरिक्स क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है। तो समरी ये है कि कंसोर्टियम जो कंपोजिशन इसमें क्या है, मतलब पिक्सल स्पेस के अंदर ही आता है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, 1200 करोड़ ओवर 5 years टू लॉन्च 12 सैटेलाइट ऑफ अर्थ ऑर्बिट जो करेंगी सैटेलाइट्स। ठीक है। सो कैपेबिलिटीज़ क्या होगा इन सैटेलाइट्स का, कि डिलीवर करेंगे एनालिसिस रेडी डेटा एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम ही यही होता है, नेशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन प्लानिंग। सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट कंसोर्टियम विल लीड सच अ प्रोजेक्ट, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। एंड विल रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन द फॉरेन सैटेलाइट्स डेटा एंड इंश्योर डेटा सॉवरेनिटी। अब ग्लोबल रोल क्या है कि विल ऑल्सो सर्व ग्लोबल डिमांड फॉर हाई क्वालिटी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, जो ये प्रोवाइड कराएगी ये सैटेलाइट, ये जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है 12। अब क्या डिफरेंस है इन स्पेस एंड एंट्रिक्स में, तो सिंपल है। इन स्पेस क्या है कि रेगुलेटरी बॉडी एंड प्रोमोटर है। ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए प्रमोट करती है इन स्पेस। बट एंट्रिक्स क्या है कि कॉरपोरेशन है, कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसका काम है जो इसरो के सर्विसेज है ना, जो भी ये प्रोवाइड करती है उसको बेचे, मतलब पैसा कलेक्ट करे। ठीक है। तो इन स्पेस फोकसेस ऑन इनेबलिंग एंड एक्सपेंडिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड सेटिंग अप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, while Antrix focuses on revenue generation for ISRO's assets and capabilities। ये बेसिक डिफरेंस है। अब ये 2020 में बनाया गया इन स्पेस,
एंड एंट्रिक्स जो है 1992 का बहुत पुराना है। फंक्शन क्या है, इन स्पेस अप्रूव्स, facilitates and authorizes private space projects including PPP models and provides access to ISRO's facilities। ठीक है, इनका काम है एंट्रिक्स का, सिंपल है, समझ गए होंगे, इसरो के जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं उनको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना। ओके, तो रेगुलेटरी बॉडी है इन स्पेस, ध्यान रहे, एंट्रिक्स नहीं है। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है, तो कैप्चर करना होता है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस एंड डेटा ऑफ अर्थ सरफेस एंड एप्लीकेशंस लाइक क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, हम देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। ऑर्बिट टाइप क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये घूमते हैं, ठीक है, या सन सिंक्रोनस जो पोलर ऑर्बिट होते हैं उसमें ये घूमते हैं, ठीक है। की फीचर है फ्रीक्वेंट रिविजिट करते हैं, हाई स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, मतलब अर्थ के सरफेस का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर्पस सिंपल है कि कंटिन्यूस कवरेज ओवर ए फिक्स्ड एरिया, और देखो मेनली इनका काम है टेलीकम्युनिकेशन का। देखो वेदर फोरकास्टिंग भी है एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो है एक तो कम्युनिकेशन वाला 2 पॉइंट हो गया, प्लस वेदर फोरकास्टिंग भी है। अब ऑर्बिट टाइप में क्या है कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है, 36,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड जो है उसी को हम बोलते हैं ना, एंड जी जियो स्टेशनरी बोलते हैं। क्यों इसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं कि अर्थ के रोटेशन को ये मैच करता है, तो जो सैटेलाइट है ना वो एक ही जगह दिखता है, मतलब फिक्स लगता है, अपीयर्स स्टेशनरी ओवर 1 पॉइंट। सो यही है बेसिक डिफरेंस इनके बीच में। नेक्स्ट आर्टिकल इज जिहादिस्ट फाइटर्स लीव बुर्किना फासो कॉटन फार्मर्स हैंगिंग बाय अ थ्रेड। सिंपल है, बुर्किना फासो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का, नदर्न अफ्रीका का, जो कि सहेल रीजन में आता है। अब सहेल रीजन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये अफ्रीका, ये पूरा जो इलाका है वो है हमारा सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट के साउथ में जो ये रीजन है सेमी एरिड, सिंपल समझो, सेमी एरिड जोन साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस अफ्रीका फ्रॉम सेनेगल टू वेस्ट टू सूडान इन द ईस्ट। मतलब कि टोटल 10 कंट्रीज कहा जाता है सहेल रीजन, इस रीजन में, ठीक है। अब सहेल रीजन में जो टोटल 10 कंट्रीज हैं देख लेते हैं। इधर से मोरिटियाना है, ठीक है, सेनेगल है, वी हैव माली, बुर्किना फासो ये रहा, नाइजर, चैड, सूडान, इरिटेरिया, एंड देन कुछ लोग ये भी मानते हैं समटाइम्स इंक्लूडेड इथोपिया। सो इससे 10 कंट्रीज बनते हैं। क्लाइमेट क्या है, हॉट रहता है, सेमी एरिड रहता है, शॉर्ट रेनी सीजन, लॉन्ग ड्राई सीजन। इशूज़ क्या है इसकी वजह से, सेमी एरिड है तो डेजर्टिफिकेशन, ड्राउट, फूड इनसिक्योरिटी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये भी है सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सट्रीमिज्म की वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब रहता है, एंड बहुत सारे कू होते हैं। अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ 4-5 सालों के क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो इस इलाके से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं इस आर्टिकल को मैंने इंक्लूड किया। अब सहेल रीजन आपने समझ लिया, तो सिंपल है कि सहेल रीजन में एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब है उस इलाके में, एंड इसकी वजह से क्या होता है ना कि बार बार वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। जो बुर्किना फासो अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है जो कॉटन प्रोड्यूस करता है, मतलब अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कॉटन बुर्किना फासो में होता है। अब बुर्किना फासो में क्या है कि इसकी वजह से जो किसान हैं, इस डर की वजह से, खास करके 2 इम्पॉर्टेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो अलकायदा, सॉरी जस्ट लेट मी सी, हाँ अलकायदा है, एंड ISIS की वजह से वो लोग फोर्स किए जा रहे हैं कि प्लांटेशन जो है, कॉटन प्लांटेशन जो होती है वहाँ से लीव करे उधर से। सो इसकी वजह से ना उन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है डर की वजह से, तो प्रोडक्शन में भी कमी आ गई है। यही पूरा इसका समरी है। अब हम देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ, आज तो क्वेश्चंस बहुत कम दिए, लास्ट आर्टिकल में देता हूँ। मैंने जैसे बताया अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, बुर्किना फासो। वैसे मैंने आज आंसर ये लिख ही दिया है, नहीं लिखा है, जस्ट लेट मी सी, यस मेरा एक क्वेश्चन था वो भी चला गया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, उसके बाद चाइना। तो सो कॉटन क्रॉप्स कहाँ उगती है ये भी इंपॉर्टेंट, हमें एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स देखने पड़ेंगे। टेम्परेचर इतना होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री पीरियड एटलीस्ट 210 डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड 2020 का जाके PYQ देखो, ये टर्म अगर इतना किसी को अगर इतना भी पता है तो वो क्वेश्चन कॉटन वाला बन जाता। 2020 के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर में जाके देखना। रेनफॉल कितना है, इतना CM है। इरिगेशन नीडेड इन ड्रायर रीजन्स, एंड सॉइल जो है आपका डीप वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल होना चाहिए, रेगुर और एलुवियल सॉइल, ठीक है, ये भी चलेगा। एक तो रेगुर सूटेबल है, इंडिया में आपको पता है कि रेगुर सॉइल जो है महाराष्ट्र वगैरह उस रीजन में आता है, तो कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सनलाइट एबेंडेंट चाहिए ड्यूरिंग ग्रोथ एंड
बॉल फॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है कि क्वेश्चन क्या था यार, हाँ, कि कॉटन क्या है, कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप क्रॉप है इंडिया के लिए या खरीफ क्रॉप से, इंडिया मतलब किस सीजन में उगाया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंड क्या ये एमएसएमई का पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन। और इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन है, इसको आप, और आज का क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में आज ही डाल दूंगा, पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आज जो 13 अगस्त का आंसर है वो भी मैं बता देता हूँ। वन का बी, टू का बी, थ्री का ए, फोर का बी एंड फिफ्थ का भी बी। तो ये हो गया आपको कल के क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए उसके आंसर। अब मैं आता हूँ द डायमेंशन फैक्ट्री में। सिंपल है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है। अरे 35 मिनट, चलो जल्दी से मैं इसको करता हूँ। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बहुत कुछ नहीं बताना, बस बताना है रीजन की क्यों जो रिवोल्ट 1857 का हमने हमारे कंट्री में जो हुआ था 1857 में, वो अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको हटाना है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट या रूल थी उसको हटाना है, लेकिन वो लिमिटेड इलाके में ही हटाना है, मतलब कि पूरा भारत इसमें सम्मिलित नहीं था। सो कोई भी रिवोल्ट होता है, कोई भी रिवोल्ट, उसके सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, या वो फेल हो रहा है उसका अपोजिट देख लो, तो वो कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है, बेसिक। थोड़ा सा सोचिए कि कोई भी रिवोल्ट अगर सक्सेसफुल है तो क्या क्या रीजंस होगा। एक पहला हो जाएगा करिज्मेटिक लीडरशिप चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए, विजनरी, जो प्लान करे। मैं एग्जांपल्स दूंगा। लीडर कैसे होने चाहिए, जिसके पास टैक्टिकल एक्यूमेन है। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, और जो जिनके पास एबिलिटी है कि वो यूनिफाई कर पाए लोगों को, मतलब डाइवर्सिफाई, जो हर कंट्री में डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंसेस होते हैं, उनको यूनिफाई कर पाए। और एक सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए। क्या 1857 में ऐसा कुछ था? लीडरशिप थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत करेज शो किया लीडर्स ने, बट वो लोकल लेवल पे था। हाँ, अब आप लोग कहोगे कि बहादुर शाह जफर को भी तो चुन लिया गया एज अ कंट्रीज लीडर, बट बहादुर शाह जफर वाज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक लीडर थे। एक मतलब कह सकते हो स्ट्रैटेजिक लीडर नहीं थे, उनके पास ऐसी प्लानिंग, एक्यूमेन, ये सारी चीज़ें, और उनकी टेरिटरी जो है ना दिल्ली में भी लिमिटेड थी, तो लीडरशिप हमारे पास नहीं थी। दूसरा रीजन है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो ब्रिटिशर्स के बहुत अच्छे थे, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन है उसका अभाव था। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मैं दूसरा रीजन बताता हूँ कि कोई रिवोल्ट, या आप बस सोचो ऐसे कि सक्सेसफुल क्यों होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से होने चाहिए। कोई भी अभी वर्ल्ड में आप देख लो, हिस्ट्री में, अब जैसे मैंने लीडरशिप में एग्जांपल दिया ना, तो लीनिन जो था बहुत बड़ा विजनरी लीडर था, एंड ही डिड इट सो वेल। मतलब ये रशियन जो रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, या जॉर्ज वॉशिंगटन है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, उन्होंने एक सेंट्रल लीडरशिप प्रोवाइड की थी, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात की, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एक रिवोल्ट के सक्सेसफुल होने का। अब कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सोर्सेज थे नहीं, आपको पता है, लिमिटेड सोर्सेज थे। ऑन द अदर हैंड जो हमारे अपोनेंट थे, जिनको हमें हटाना था, उनके पास रेलवे, टेलीग्राफ, इतना बेसिक तो याद है ना आपको, ये सारी चीज़ें थी। कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी, आपको पता है, लोकल लेवल पे लड़ रहे थे, सबके अपने अपने कॉज थे, तो सब चाहते थे अपने हिसाब से अपने इलाके में जीत लें, दैट्स इट। ऐसा नहीं था कि नेशनल लेवल पे जीतना था। तो कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी, प्लानिंग भी नहीं थी, मतलब इसमें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। थर्ड थिंग इज मास पार्टिसिपेशन हमें देखना है। मास क्या मास पार्टिसिपेशन हुई थी या होनी चाहिए? अब अगर रशियन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, या बाद में गांधी जी ने जो लीड किया डिफरेंट हमारे नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशंस, मास मूवमेंट्स में, तो क्या उसमें मास पार्टिसिपेशन थी? गांधीयन वाले में तो थी, ऑलमोस्ट थी, रशियन में थी, वी हैव इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन में थी, और भी जो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल है। लेकिन इंडियन 1857 का जो रिवॉल्यूशन अगर उल्टा के देखो, अगर पढ़ते हो आप, तो आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित थी, एंड पार्टिसिपेशन बस नॉर्थ इंडिया में अच्छे से हो रहा था, ठीक है।
नॉर्थ इंडिया में भी लिमिटेड जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही पार्टिसिपेट कर रहा था। एक तो वी हैव रूलर्स थे कुछ मतलब कुछ स्टेट के कह सकते हो एट दैट टाइम, जैसे कि लखनऊ, वी हैव कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, ठीक है। फिर दूसरे लोग थे जो मिलिट्री वाले थे, यही ब्रिटिश मिलिट्री के लोग थे, उन्होंने जो म्यूटनी की थी। तीसरे पीजेंट्स थे। तो मास पार्टिसिपेशन हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का था ही नहीं। दूसरा जो मतलब इसमें एक और मैं ज़बरदस्ती अगर चाहूँ तो पॉइंट बना सकता हूँ, जोग्राफिकल एक्सटेंट इस रिवोल्ट की कितनी थी। अब अगर नेशनल लेवल पे आप हटाना चाहते हो जो रूलिंग रेजीम है, तो आपको मतलब कॉलोनियल रेजीम है उसको हटाना चाहते हो, तो जोग्राफिकल एक्सटेंट कितना था उस रिवोल्ट का। नॉर्थ में ही था। यहाँ पे आप मैप का यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। नॉर्थ में ही था ना। ये 5-6 जगहों का नाम जो मैंने लिया वही मेजर इलाके थे। साउथ वाले साउथ के लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, या नॉर्थ ईस्ट के लोग या वेस्टर्न साइड के लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। डक्कन प्लेट्यू में बहुत कम पार्टिसिपेशन या इस तरह से कुछ हुआ था। तो जोग्राफिकल एक्सटेंट के पर्पस से इस एस्पेक्ट से भी हम देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या मैं जनरेट कर सकता हूँ कि रिसोर्सेस एंड लॉजिस्टिक्स की चीज़ें देख सकते हैं हमारे पास। या पहले तो हम देखते हैं कि एक रिवोल्ट में रिसोर्सेस में क्या होता है। एक तो आर्म्स जो हम यूज़ करते हैं वो मॉडर्न होने चाहिए, हमारे पास वो भी नहीं थे। हमारे अपोनेंट्स के पास जो जितने मॉडर्न हो सकते हथियार वो थे। दूसरा फूड सप्लाई, ये कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए। क्या हमारे मतलब उस 1857 में वो था? अगर आप देखो रशियन में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या जितने भी इंडो चाइना वाले में, वियतनाम वाले में, तो कंटिन्यूस सप्लाई ये रहा था। सिक्स्थ पॉइंट इज जो जिनके अगेंस्ट आप कर रहे हो उनका नेचर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है जिनके अगेंस्ट कर रहे हो। अब देखो उन्होंने दो तरीका अपनाया था, बहुत चालाक थे। एक तो डिप्लोमेसी भी यूज किया था। आप लोग इस एस्पेक्ट को सोचना कैसे। बहुत सारे रूलर्स के साथ अलाइनमेंट थी, उनके साथ मिलजुल के ये कर रहे थे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिसोदियाज वगैरह ब्रिटिश साइड ले रहे थे 1857 में। सो एक तरफ तो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ ब्रूटल रिप्रेशन किया। तो रिस्पॉन्स जो था अब ये जो डिप्लोमेसी की वजह से ये लोग जो अगेंस्ट में खड़े हो रहे थे उनको एक तरह से अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, और उनके अगेंस्ट ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया। सो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स भी आप इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी रिवोल्ट का कितना सक्सेसफुल वो होगा। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इसको मैं दो एंगल से बताऊंगा। एक तो ब्रिटिश एंगल से बताऊंगा जो आपका अपोनेंट है, जिसके अगेंस्ट आप रिवोल्ट कर रहे हो, वो कितना स्ट्रांग है, मतलब उसकी कितनी कॉलोनीज थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, उनके लिए कितना ईजी था, और यहाँ पे टुकड़ों में लोग लड़ रहे थे। दूसरी चीज, हम सब जो लड़ रहे थे अलग अलग इलाके में, वो अलग अलग टाइम पे लड़ रहे थे। मतलब एक साथ हम नहीं लड़ रहे थे, एक साथ हम ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं गए थे। तो इसमें टाइमिंग का भी अंतर आया। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ भी टाइमिंग का इशू आया। फिर नेक्स्ट एट्थ पॉइंट है हमें सपोर्ट कितना मिला। जैसे सपोर्ट मिलता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रेंच या अदर जो कॉलोनियल पावर्स है, जो ब्रिटिश को छोड़ दो क्योंकि ब्रिटिश के अगेंस्ट ही था, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन में लोकल्स को। ठीक है। सो हमें या डायस्पोरा का सपोर्ट कितना मिला। जैसे डायस्पोरा का सपोर्ट मिला था, आपको पता है कि 1914 में जो लाला हरदयाल एंड ऑल, तो लेकिन 1857 में तो वो बिल्कुल था ही नहीं। या कोई ऐसा सिंपैथेटिक कंट्री है जो आपको आके सपोर्ट कर रहा है, या फ्रेंडली ऐसा कुछ उनको लगता है फ्यूचर में एस्पेक्ट दिखता है, तो वो लोग भी नहीं थे। तो ये सारे फैक्टर्स नॉर्मल फैक्टर्स हैं जो आप सोच सकते हो, और इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने मतलब मैंने ये डायमेंशंस कॉमन सेंस से यूज़ किया कि रिवोल्ट अगर सक्सेसफुल होगा तो क्या हो सकता है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी भी देखो, हमारे जो रूलर्स जो जीतना चाहते थे उसमें उनके पास ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं थी। आई मीन थी क्लैरिटी कि उनको हराना है, बट लॉन्ग टर्म में क्या था उनके पास प्लान, कैसे हटाने के बाद गवर्न करेंगे एंड ऑल। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बस कॉमन सेंस, अभी मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ। आज का आंसर आपको यही है, पॉज करके लिखना है एंड प्रॉपर आंसर लिखना है, यही प्रैक्टिस के लिए लिखना है। मैं आज करंट से नहीं दे रहा हूँ कुछ भी। और
इसको मैं और स्ट्रक्चर्ड करूँगा। अभी तो मैं बस सिंपल तरीके बता रहा हूँ। मैं टॉपर्स कॉपीज से भी करवाऊँगा, पेपर वाइज करवाऊँगा, जीएस पेपर 1 2 3 4। बस इतना प्रैक्टिस करना है आपको, 5 से 10 मिनट देना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। मन है तो पूरा आंसर लिख के दो, नहीं मन है तो वो भी छोड़ दो, ठीक है। बट कुछ ना कुछ सोचो, थॉट प्रोसेस बेटर करो, थिंकिंग एबिलिटी, ये मेरा मकसद है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है ये पूरा इनिशिएटिव। एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। ध्यान रखिए अपना।